दोस्तों नमस्कार। आज की सच्ची कहानी है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का गैंगरेप और हत्या कर दी गई। 27 साल की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर लड़की का दिल दहल जाएगा। सड़क किनारे जले हुए शरीर की तस्वीर इतनी भयावह है कि उसे भूल पाना मुश्किल है। इस घटना ने लड़कियों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया है। शहरों में अकेली रहने वाली बेटियों के माता पिता की चिंताएं और बढ़ गई हैं। लोग इस दर्दनाक घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से कर रहे हैं और प्रियंका रेड्डी को हैदराबाद की निर्भया कहा जा रहा है। लेकिन मुझे इस तुलना से आपत्ति है क्योंकि प्रियंका रेड्डी निर्भया नहीं थीं। मेरी बात को समझने के लिए सबसे पहले हैदराबाद के इस काले अध्याय को जानना जरूरी है जिसने पूरे देश को एक लड़की के बलात्कार और हत्या का मातम मनाने पर मजबूर कर दिया। वो रेप जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शादनगर इलाके में रहने वाली डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हर रोज अपने क्लिनिक जाती थीं, जो उनके घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद में था। प्रियंका आधा रास्ता अपनी स्कूटी से तय करती थीं और टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर अपनी स्कूटी पार्क करके आगे के सफर के लिए कैब बुला लेती थीं। यह उनकी रोजाना की दिनचर्या थी। 27 नवंबर को प्रियंका काम खत्म करके क्लिनिक से निकलीं, लेकिन उन्हें एक अन्य डॉक्टर के साथ स्किन ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट था, जिससे उन्हें देर हो गई। घर वालों को पहले से मालूम था कि प्रियंका को उस दिन आने में देर होगी। डॉक्टर से मिलने के बाद जब प्रियंका टोल प्लाजा की पार्किंग में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी स्कूटी का एक टायर पंक्चर हो चुका है। रात हो चुकी थी और इस सुनसान जगह पर उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही थी। प्रियंका असमंजस और परेशानी में थीं, क्योंकि अब वहां से गुजरने वाला हर शख्स उन्हें घूर रहा था। इस स्थिति में प्रियंका की घबराहट बढ़ने लगी और वह समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। कुछ लोग उनकी तरफ आए और मदद की पेशकश भी की, लेकिन प्रियंका को यह आभास हो गया था कि उनके इरादे सही नहीं हैं। लड़कियों की छठी इंद्रिय अक्सर उन्हें अच्छे और बुरे का पूर्वाभास करवा देती है और प्रियंका भी अब इस स्थिति में बेहद डर महसूस करने लगी थी। रात 9:22 पर प्रियंका ने अपने घर फोन किया और अपनी बहन को स्थिति बताई। प्रियंका ने बताया कि स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया है और वह असहज महसूस कर रही हैं। बहन ने तुरंत सलाह दी, गाड़ी यहीं छोड़ दो और कैब से घर आ जाओ। लेकिन प्रियंका चिंतित थीं और बोली, गाड़ी यहां कैसे छोड़ दूं? अगर गाड़ी छोड़ दी तो कल क्लिनिक कैसे जाऊंगी? प्रियंका ने कहा, मैं देखती हूं कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि कल ऑफिस जाना है, लेकिन तुम फोन पर ही रहो, मुझे डर लग रहा है। इस बातचीत से जाहिर होता है कि प्रियंका पहले से ही असुरक्षित महसूस कर रही थीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित भी थीं। प्रियंका को डर जरूर लग रहा था, लेकिन आने वाले खतरे का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके मन में सिर्फ यही चिंता थी कि अगर स्कूटी यहां छोड़ी तो कहीं कोई उसे चोरी न कर ले। आमतौर पर कोई अपने साथ इतनी भयानक घटना की कल्पना नहीं करता। उस समय से प्रियंका लगातार अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। इस बीच कई लोग उनकी मदद के बहाने उनसे बात करने आए। एक व्यक्ति स्कूटी लेकर पंक्चर ठीक करवाने भी गया, लेकिन लौटकर कहा कि दुकान बंद हो गई है। किसी ने कहा कि गाड़ी को और आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं। यानी मदद के नाम पर कोई न कोई प्रियंका के साथ बना हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में मदद के बजाय कुछ और इरादे साफ नजर आ रहे थे। प्रियंका मन ही मन किसी ऐसे व्यक्ति की उम्मीद कर रही थी जिसकी मदद लेने पर वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। 9:42 तक प्रियंका अपनी बहन से बात करती रहीं और बार बार कहती रहीं कि उन्हें डर लग रहा है। आखिरकार बहन के समझाने पर प्रियंका कैब लेने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन तभी अचानक उनका फोन कट गया। बहन ने दोबारा फोन लगाया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ हो चुका था। घर वालों ने पहले सोचा कि शायद प्रियंका को कैब मिल गई है और वह रास्ते में है और फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और प्रियंका घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगी। आखिरकार उन्होंने टोल प्लाजा जाने का फैसला किया,
जब वे टोल प्लाजा पहुंचे तो देखा कि न वहां प्रियंका थी और न उनकी स्कूटी। अब परिवार को अनहोनी की आशंका होने लगी थी। उनके दिल में डर घर कर चुका था कि शायद कुछ बुरा हो चुका है। प्रियंका का यूं अचानक गायब हो जाना उन्हें अंदर से बेचैन कर रहा था। प्रियंका की बहन तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुंची, लेकिन वहां से उसे लौटा दिया गया क्योंकि टोल प्लाजा वाला इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उसे शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। प्रियंका की बहन परेशान और बदहवास शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया और टोल प्लाजा पर जाकर प्रियंका को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि उनकी तलाश का कोई नतीजा नहीं निकला और सुबह हो गई। प्रियंका की गुमशुदगी की खबर अब हर तरफ फैल चुकी थी और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ दूरी पर एक अंडरपास के नीचे एक किसान ने जली हुई लाश देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सुबह करीब 7 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से जल चुकी थी, सिवाय स्कार्फ के एक टुकड़े के। गले में पड़ा लॉकेट यह इशारा कर रहा था कि यह लाश एक महिला की है। प्रियंका के परिवार को बुलाया गया और इन्हीं चीज़ों के आधार पर पुष्टि की गई कि यह जलकर कोयला हो चुकी लाश प्रियंका रेड्डी की ही थी। इस भयानक स्थिति ने परिवार और समाज को हिलाकर रख दिया। लाश देखकर पुलिस की नींद असल में खुली और वे सक्रिय हो गईं, क्योंकि यह मामला एक महिला डॉक्टर की हत्या का था। छानबीन में यह खुलासा हुआ कि हत्या से पहले प्रियंका के साथ गैंगरेप भी हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी 25 साल का ट्रक ड्राइवर मोहम्मद आरिफ है और उसके साथ 3 हेल्पर सी, चेन्नाकेशवलू, जे, शिवा और जे, नवीन, जिनकी उम्र करीब 20 साल है, भी शामिल हैं। इन सभी ने पुलिस के सामने रेप और हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। इस जुर्म की योजना तब बनाई गई थी जब आरोपियों ने प्रियंका को स्कूटी पार्क करते देखा था। जब प्रियंका वहां से चली गई तो नवीन ने जानबूझकर स्कूटी का टायर पंक्चर कर दिया। रात 9:18 पर जब प्रियंका स्कूटी लेने लौटी तो वह पूरी तरह से हवा रहित थी। परेशान प्रियंका की मदद करने के बहाने आरिफ वहां पहुंचा, वही व्यक्ति जिसने कहा था कि सभी दुकानें बंद हैं। प्रियंका ने उसे मदद के लिए मना कर दिया। शिवा ने स्कूटी ठीक करवाने के लिए ले जाकर कहा कि दुकान बंद हो गई है। पुलिस ने बताया कि रेप के दौरान प्रियंका की आवाज दबाने के लिए हमलावरों ने उसका मुंह और नाक बंद कर दिया था, जिससे प्रियंका का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल खरीदी और प्रियंका के शव को जला दिया। प्रियंका जिन लोगों से डर रही थी, वही लोग उसे जबरन या मदद के बहाने से वहां ले गए और उसके साथ हैवानियत की। इस पूरे मामले को देखने के बाद यह कहना उचित होगा कि प्रियंका को निर्भया की तरह नहीं देखा जा सकता। प्रियंका की घटना में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह लगातार डर में जी रही थी। उन्होंने अपनी बहन से बार बार कहा कि उन्हें डर लग रहा है और लोग उन्हें घूर रहे हैं। यह डर केवल प्रियंका का नहीं बल्कि हर लड़की का होता है जो सड़क पर चलती है। समाज महिलाओं को निर्भीक होने का अवसर नहीं देता और प्रियंका भी इसी भय के साथ दुनिया से चली गई। यह सच है कि निर्भया के मामले में भी अपराधियों में ड्राइवर और हेल्पर शामिल थे और वह घटना रात में ही हुई थी, लेकिन हैदराबाद का मामला निर्भया केस से अलग है। निर्भया मामले में गैंगरेप चलती बस में किया गया था और यह घटना पहले से योजनाबद्ध नहीं थी। निर्भया के हमलावरों ने स्वीकार किया था कि वे शिकार की तलाश में निकले थे। इसके विपरीत हैदराबाद की घटना को अंजाम देने की योजना सुबह से ही बनाई गई थी। अपराधियों ने सब कुछ सोच विचार कर ही किया था। निर्भया के आरोपियों को शायद नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो सकता है, लेकिन प्रियंका के दोषियों को निर्भया कांड का उदाहरण पता था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि एक महिला का रेप और हत्या कैसे किया जा सकता है और इसके बाद क्या हो सकता है। यह बात पूरी तरह सही है कि समाज और सरकारें अपराधियों के मन में भय पैदा करने में असफल रही हैं और महिलाओं के मन से डर निकालने में भी। आज भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं।
अपराधियों को लगता है कि फांसी की सजा केवल एक डराने वाला उपाय है। हकीकत में फांसी कम ही दी जाती है। निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी गई, जिससे अपराधियों को यह धारणा मिली कि वे बच सकते हैं। इसी मानसिकता के तहत उन्होंने प्रियंका को मौका देखकर जला दिया, ताकि कोई भी सबूत न बचे और वे बच सकें। सच्चाई यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब बहुत हद तक बेमानी लगते हैं, जब तक समाज और सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और जब भी बेटियों को पढ़ाने की बात आती है, ऐसी खौफनाक घटनाएं उनकी चिंताओं को और बढ़ा देती हैं। अब सवाल यह है कि कैसे आज की बेटियां अपने माता पिता को यकीन दिला सकती हैं कि वे बाहर सुरक्षित हैं। कैसे माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने की हिम्मत जुटा सकते हैं। यह एक गहरी चिंता का विषय है और समाज को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हैदराबाद के प्रियंका रेड्डी मर्डर केस ने एक बार फिर सरकार और पुलिस की नाकामी को उजागर किया है। इस केस ने सरकार और पुलिस की सुरक्षा वादों की वास्तविकता को बेनकाब कर दिया है। हैदराबाद पुलिस और सरकार ने पहले ही 100 नंबर की बात करके प्रियंका रेड्डी को दोषी ठहराया था। इसके अलावा प्रियंका रेड्डी केस के अगले दिन उसी शमशाबाद इलाके में एक और महिला का जला हुआ शव मिलने से साफ हो गया कि हैदराबाद पुलिस कितनी सक्रिय है। 122 पेट्रोलिंग कारें भी इन घटनाओं को नहीं रोक सकीं, जो पुलिस की विफलता को दर्शाती है। भारत सरकार की स्थिति भी निराशाजनक है। हर साल औसतन 40,000 रेप होते हैं, यानी हर दिन है, यानी 40,000 रेप करने वालों में से केवल 10,000 को ही सजा मिलती है और 30,000 अपराधी खुला घूमते हैं। वहाँ भय का क्या सवाल। इन आंकड़ों से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और वे अगले अपराध की योजना बनाते हैं। सरकार सिर्फ बकवास कर सकती है, ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन गदगद हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।